सो हे गाइस, दिस इज योर बॉय मोहन रावत और आज की वीडियो में बात करेंगे स्टैटिस्टिकल मैकेनिक के नए टॉपिक की। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जान लेते हैं कि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ हमें देता क्या है या फिर होता क्या है। मान लीजिए आपके पास कोई भी सिस्टम है, उसके अंदर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं जिनकी इंटरनल एनर्जी जो है वो u है। तो वो जो टोटल एनर्जी है सिस्टम की, वो कैसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स में डिस्ट्रीब्यूट होती है, ये हमें मैक्सवेल बोल्ट्जमैन लॉ बताता है। अच्छा, वो पार्टिकल कैसे होने चाहिए? वो पार्टिकल जो हैं डिस्टिंग्विशेबल और आइडेंटिकल होने चाहिए। अच्छा, कुछ कंडीशंस होती हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन लॉ के लिए कि कैसे पार्टिकल हम उसमें यूज़ करते हैं या होते हैं। तो ये रही वो कंडीशंस। पार्टिकल जो है वो आइडेंटिकल और डिस्टिंग्विशेबल होना चाहिए। अच्छा, आइडेंटिकल का मतलब क्या है कि अगर मैंने दो पार्टिकल्स लिए हैं तो वो सेम शेप और साइज़ के होंगे। और डिस्टिंग्विशेबल का मतलब क्या है, एक पार्टिकल रेड कलर का है, एक पार्टिकल ग्रीन कलर का है, या फिर आप उसे नेम कर दो, एक ए है एक बी है, तो आप आसानी से उसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है नंबर ऑफ पार्टिकल्स में, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स हम कितने भी ले सकते हैं इन अ गिवन स्टेट। थर्ड है नंबर ऑफ डिस्टिंग्विशेबल वेज कितने आएंगे, ये होती है हमारी थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी और ये डिनोट की जाती है बाय GI/NI अपॉन में NI फैक्टोरियल से। ये हम आगे जाके अभी प्रूफ करने वाले हैं। उसके बाद आती है आपकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैक्सिमम बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कितना आता है, 1/e⁴ प्लस बीटा EI, और ये भी हम साक्षात अभी प्रूफ करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी से। मैंने ले लिया एक सिस्टम जिसके अंदर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। और कैसे मॉलिक्यूल्स है, ये गैस मॉलिक्यूल्स हैं, आइडल गैस के मॉलिक्यूल्स। इनका वॉल्यूम क्या है, V है, और ये एक सिस्टम को फॉर्म कर रहे हैं जो कि आइसोलेटेड है। अच्छा, आइडल गैस है तो जाहिर सी बात है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ कोई भी एनर्जी एक्सचेंज नहीं करेगी, इसलिए कैसा सिस्टम फॉर्म हो रहा है, आइसोलेटेड सिस्टम फॉर्म हो रहा है। अभी मैंने बताया कि इसके अंदर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी टोटल एनर्जी कितनी है, U है। कब? जब ये इक्विलिब्रियम या फिर मोस्ट प्रोबेबल स्टेट में है। उसके लिए आपको देखनी पड़ेगी मेरी मैक्रो और माइक्रो स्टेट की वीडियो को, तो आप जाके देख सकते हैं। अच्छा, मैंने मान लिया है कि G1 G2 और Gk तक ये हमारे नंबर ऑफ शेल्स हैं, ठीक है। ये हमारे क्या है, नंबर ऑफ शेल्स हैं। शेल्स कह सकते हैं या फिर आप कह सकते हैं कि मैंने जो बॉक्सेस कहा था वही हैं ये भी, G1 G2 to Gk तक। आता N1 जो पार्टिकल है उसकी एनर्जी कितनी है, E1 एनर्जी है, ठीक है। और कौन से शेल में, G1 शेल में। ऐसे ही अगर हम आगे आगे जाते रहे तो N के पार्टिकल की कितनी एनर्जी होगी, E के एनर्जी होगी इन Gk सेल, और डी जनरेटेड भी हम इन्हें कहते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स N को मैं कैसे लिख सकता हूँ, बाय सिग्मा NI, ठीक है। अगर मैं सबका सम कर दूं N1 प्लस N2 टू Nk तक, तो वो हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे देंगे, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स N। और टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कितनी आ जाएगी, U इज इक्वल्स टू सिग्मा ऑफ EI/NI। मतलब एक पर्टिकुलर लेवल की एनर्जी को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं उसके पार्टिकल के साथ, तो मुझे टोटल एनर्जी मिलती जाएगी, E1 N1 प्लस E2 Nk, N2 टू Ek Nk तक। तो ये हमारी क्या है, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम U। ये सारी चीज़ें मिलने के बाद अगर मैं बात करूँ N1 N2 Nk की थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी को, तो वो मुझे कैसे मिलेगी, आइए देखते हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ सब्जी वाला, सो वी नेग्लेक्ट दैट पार्ट। तो आगे बढ़ते हैं हम अपनी थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी से। थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी जो है वो हम W से डिनोट करते हैं। किससे, W से, कैपिटल W से। अच्छा, थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी को मैं कैसे लिख सकता हूँ। वापस से आते हैं मैक्रो स्टेट और माइक्रो स्टेट में। तो आपने देखा था जब पार्टिकल डिस्टिंग्विशेबल होते हैं, डिस्टिंग्विशेबल, तो उनके लिए हमें अरेंजमेंट कितनी मिलती है, 2 to the power n। ये 2 यहाँ पे क्या था, नंबर ऑफ बॉक्सेस थे या फिर शेल्स हम इन्हें कह सकते हैं, और n क्या था यहाँ पे, हमारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो 2 to the power n ये हमारी क्या आती थी, नंबर ऑफ अरेंजमेंट इन डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स में।
सेम यहाँ पे भी हम वही करेंगे। हमारी नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं यहाँ पे Ni, और हमारे नंबर ऑफ शेल्स कितने हमारे यहाँ पे Gi। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ Gi टू द पावर Ni। ठीक है, ये आगे मेरे डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स के लिए नंबर ऑफ अरेंजमेंट थी। अच्छा, मुझे पता है कि अगर मेरे पास 5 पार्टिकल्स हैं तो अगर मुझे उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है तो मैं कितने तरीके से कर सकता हूँ, 5 फैक्टोरियल से डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास कितने पार्टिकल्स हैं, कैपिटल N पार्टिकल्स हैं, तो मैं N फैक्टोरियल से उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ। ये तो हमारी आ गई टोटल प्रोबेबिलिटी, लेकिन यहाँ पे कुछ यूजलेस प्रोबेबिलिटी भी है, तो हम उसको कर देंगे उससे डिवाइड। कैसे? जैसा कि हमने देखा था कि एक पर्टिकुलर मैक्रो स्टेट के लिए कितनी माइक्रो स्टेट्स मिल रही थी, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये तीनों की तीनों सेम है, बस अरेंजमेंट थोड़े से अलग अलग है। तो इसीलिए हम इन चीज़ों को एक ही मानकर चलेंगे और इन दोनों को नेगलेक्ट करेंगे। तो सेम इसी में भी करेंगे, हम इसे डिवाइड कर देंगे n1 फैक्टोरियल से n2 फैक्टोरियल टू nk फैक्टोरियल तक। सिंप्लीफाई करके लिखूँ तो मैं लिख सकता हूँ इसको n फैक्टोरियल gi टू द पावर ni अपॉन में सिग्मा i इक्वल्स टू 1 टू k ni फैक्टोरियल। क्या मैं लिख सकता हूँ इसे? अच्छा, gi और ni जो है इनका भी सम आगे जा रहा है, तो ये भी किस में आएंगे, हमारे सिग्मा में आएंगे 1 टू k। तो ये तो आगे हमारी की डिस्ट्रीब्यूशन के कैसे वेज हैं। अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन टर्म्स ऑफ दिस gi ni। सो अगर हम बात करेंगे मोस्ट प्रोबेबल स्टेट की या इक्विलिब्रियम की, तो हमें यहाँ पे इसको फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा और हम लेंगे लॉगरिथम ऑन बोथ साइड्स। सो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे, ये तो हो जाएगा log w इक्वल्स टू, अच्छा मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ लॉग की प्रोबेबिलिटी प्रॉपर्टी। तो n फैक्टोरियल और gi ni का फैक्टर ni, तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं आगे। मैंने इसको लिखा पहले log n फैक्टोरियल प्लस सिग्मा टू के log gi टू पावर ni ये। अच्छा, ये कैसे लिखा मैंने, आपको पता है कि log mn की प्रॉपर्टी क्या होती है, log m प्लस log n, तो वही चीज़ कर रखी है मैंने यहाँ पे। ये डिवाइड में है, तो आपको पता है कि log m बाय n की प्रॉपर्टी क्या होती है, log m माइनस log n, तो ये log m है पूरा माइनस सिग्मा i इक्वल्स टू 1 टू k log ni फैक्टोरियल। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो इसको और जनरल फॉर्म में लिखूँ तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, log w log n फैक्टोरियल। ये था log m की पावर n, तो मैं लिख सकता हूँ n log m, तो मैंने ये किया ni log gi और सेम का सेम लिख दिया है। अच्छा, इसके आगे आप देख रहे हैं कि कुछ फैक्टोरियल वाली टर्म आ रही है। इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करेंगे स्टर्लिंग्स अप्रॉक्सीमेशन। अच्छा, ये कहता क्या है कि अगर log x फैक्टोरियल है हमारे पास, तो वो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, x log x माइनस x, तो ये होता है स्टर्लिंग अप्रॉक्सीमेशन। वो हम लगा देंगे इस ऊपर वाली कंडीशन में, इसको मैं मान रहा हूँ इक्वेशन फर्स्ट, तो हम लगाएंगे इक्वेशन फर्स्ट पे। सो हमें मिल जाएगा फिर यहाँ पे log w इक्वल्स टू n log n माइनस n प्लस सिग्मा i टू द पावर 1 टू k ni log gi माइनस i इज इक्वल्स टू 1 टू k ni log ni माइनस ni। याद रखना ये पूरी टर्म सिग्मा के अंदर है। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए हम करने वाले इसे डिफरेंशिएट, तो आइए देखते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे डिफरेंशिएशन को डेल से डिनोट करूँगा, ठीक है। तो अगर मैं डिफरेंशिएट करूँ तो मुझे मिलेगा क्या, डेल log w सेकेंड इक्वेशन में डेल n log n माइनस प्लस i इज इक्वल्स टू 1 टू k
log जी आई, ये कांस्टेंट वैल्यू है log जी आई, ठीक है। तो हम इसको बाहर लिख सकते हैं और मैंने लिख दिया ऐसे डेल एन आई माइनस सिग्मा आई इज इक्वल्स टू 1 to k। अब हम लगाएंगे इसमें क्या, 1 और सेकंड डिफरेंशिएशन। पहले मैंने लिखा log एन आई को, डिफरेंशिएट कर दिया एन आई को, प्लस एन आई को बाहर लिखा। अब log एन आई का करेंगे तो 1 अपॉन एन आई होता है इसका डिफरेंशिएशन, और फिर फंक्शन का भी करते हैं तो डेल एन आई आ जाएगा। ये हमारी पूरा डिफरेंशिएशन करके आया है। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि वो कैपिटल एन वाली और एन आई वाली इक्वेशन कहाँ गई, तो उसको मैं बताता हूँ आपको। सो ये थी हमारी सेकंड इक्वेशन। तो आप इसमें देख सकते हैं कैपिटल एन जो है और ये जो सिग्मा एन आई है, ये दोनों के दोनों आपस में आके जाके कट जाएंगे। आपको बताइए माइनस साइन यहाँ पे माइनस, ये प्लस, तो प्लस और माइनस दोनों कट जाएंगे, तो इसलिए मैंने इनको आगे नहीं लिखा है। अगर हम इसकी डिफरेंशिएशन देखें तो देखते हैं हम इसमें डेल लॉग एन जो है ये तो कांस्टेंट वैल्यू 0 हो जाएगा। डेल एन लॉग एन जो है ये भी एक कांस्टेंट था। कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कांस्टेंट थे, इसलिए ये 0 हो जाएगा। इसका डेरिवेटिव भी बचे ये दोनों टर्म्स, तो ये आ जाएगा हमारे पास लॉग जी आई एन आई, और एन आई डेल एन आई और एन आई डेल एन आई, इन वाले को हमने अलग अलग करके लिख लिया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सिग्मा लॉग एन आई डेल एन आई माइनस सिग्मा डेल एन आई, ये मैंने अलग अलग करके लिख लिया। इसको इक्वेशन मान रहा हूँ मैं थर्ड। और एक और चीज़ आपको पता है कि हम मोस्ट प्रोबेबल स्टेट की बात करें तो थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी वहाँ पे हमेशा मैक्सिमम होती है, ये आप देख सकते हैं मैक्सिमम होती है। तो लॉग डब्ल्यू जो है यहाँ पे होगा हमारा 1, ये हमारी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है। तो इसका अगर मैं डेरिवेटिव करता हूँ तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे 0, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको 0 लिखा हुआ है। तो आप यहाँ से भी इसे समझ सकते हैं। उससे पहले जान लेते हैं कि इक्विलिब्रियम में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं वो हमारे कांस्टेंट होते हैं। तो अगर मैं उसका डेरिवेटिव करूंगा तो हमें क्या मिल जाएगा 0। ऐसे ही टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम जो होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा इसके डेल्टा की तो वो क्या हो जाएगा, मैं इसका डेरिवेटिव करूँ तो ई आई डेल एन आई प्लस एन आई डेल ई आई। लेकिन आपको पता है कि ई आई जो है हर एनर्जी लेवल एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो कांस्टेंट होगी तो इसको मैंने 0 लिख दिया, ये 0 हुई तो बस ये टर्म बच गई। तो ई आई डेल एन आई जो है वो हमारा क्या है यहाँ पे 0, तो सिर्फ ये बचेगा। आगे हम थर्ड इक्वेशन में अब यूज़ करने वाले लैग्रांजेस मल्टीप्लायर, क्योंकि इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें थोड़ा फर्दर आगे जाना पड़ेगा। अच्छा, आपको पता है कि मैं लैग्रांजे मल्टीपल अब कहाँ लगाऊंगा। अच्छा, आपको पता है यहाँ पे कि डेल जो है आई 1 to k डेल एन आई ये हमारा 0 है। तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करूँगा अल्फ़ा से और यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा अल्फ़ा से, तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे, ये तो 0 ही हो गया। तो अल्फ़ा डेल एन आई इक्वल्स टू में 0, ये हमारी कौन सी आ गई, फोर्थ इक्वेशन आ गई। ऐसे ही सेम मैंने अभी आपको बताया था कि सिग्मा आई इक्वल्स टू 1 to k ई आई एन आई डेल इक्वल्स टू 0 था। अभी इसको मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा बीटा से, तो यहाँ पे भी बीटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 0। ये आ गई हमारी कौन सी, फिफ्थ इक्वेशन। अब आपको कुछ नहीं करना है, इस फोर्थ और फिफ्थ इक्वेशन को माइनस कराना है अपनी थर्ड इक्वेशन से। तो हमें देखिए क्या मिलता है यहाँ पे, तो हमें मिलेगी ये इक्वेशन। घबराने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने इसे कैसे लिख दिया। आप देख सकते हैं कि थर्ड इक्वेशन में यहाँ पे डेल एन आई जो है वो कॉमन आ रहा है। तो मैं डेल एन आई को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ पे, जी आई माइनस एन आई, और डेल एन आई बाहर की तरफ मिल जाएगा। और ये वाला कहाँ गया, आप पूछोगे ये वाली चीज़ कहाँ है, तो आपको मैंने पहले बता दिया था ये 0, ये हमारी क्या थी, 0 आ चुकी थी। ठीक है, तो ये वाली टर्म भी हट चुकी है। तो इन दोनों में मैंने क्या लिखा, लॉग जी आई माइनस लॉग एन आई, और डेल एन आई को बाहर लिख दिया। सेम ऐसी चीज़ की है यहाँ पे भी। अच्छा, फर्दर सॉल्व करें तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे, 0 इज इक्वल्स टू सिग्मा आई इज इक्वल्स टू 1। मैंने सबको यहाँ पे कॉमन ले लिया। अब तो लॉग जी आई माइनस एन आई मैं लिख सकता हूँ लॉग जी आई अपॉन एन आई। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी होती है लॉग की। माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा ई आई, इसको मैंने बाहर लिखा, और डेल एन आई इक्वल्स टू में 0। तो 0 चल रहा था ये तो अभी भी। ठीक है, अच्छा आगे सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, लॉग जी आई माइनस एन आई माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा ई आई इक्वल्स टू 0। इस डेल एन आई को मैं इधर लिखा तो ये 0 हो गया। हमें क्या बचा यहाँ पे, लॉग जी आई अपॉन एन आई इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा ई आई।
हमें क्या चाहिए, हमें Ni चाहिए, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे Gi अपॉन में Ni, ये लॉग जब उधर जाएगा तो ये हो जाएगा e टू द पावर अल्फा प्लस बीटा i, और इसको फर्दर सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा Ni अपॉन Gi इज इक्वल्स टू 1 अपॉन e टू द पावर अल्फा प्लस बीटा ei। थोड़ा और आगे एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं इसे, तो ये आ जाएगा हमारा Ni इक्वल्स टू Gi e टू द पावर माइनस अल्फा प्लस बीटा ei। अच्छा, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ यहाँ पे Gi माइनस e टू द पावर माइनस अल्फा e टू द पावर माइनस बीटा ei। अच्छा, अगर मैं इस पूरे को कांस्टेंट मान लूँ a, तो आ जाएगा e माइनस बीटा ei। कोई बुक्स जो है वो e टू द पावर माइनस अल्फा को भी a मानती है, या फिर Gi e टू द पावर माइनस अल्फा को भी a मानती है, तो वो दोनों ही सही हैं। तो इससे पता क्या चल रहा है, Ni जो है वो किसका फंक्शन है, इस टर्म का e टू द पावर माइनस बीटा ei का फंक्शन है। अगर मैं इसका ग्राफ देखूं तो ग्राफ कैसा मिलेगा, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि Ni और ei के बीच में ग्राफ कैसा आ रहा है, ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे अल्फा क्या थे हमारा, अल्फा होता है हमारा माइनस यू अपॉन के टी, और बीटा होता है हमारा 1 अपॉन के बी टी। के यहाँ पे क्या है, बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट है। इन दोनों ही टर्म को हम कहते हैं केमिकल पोटेंशियल ऑफ सिस्टम, केमिकल पोटेंशियल ऑफ अ सिस्टम। सो यही थी हमारी यहाँ पे डेरिवेशन, Ni इक्वल्स टू a e टू द पावर माइनस बीटा ei। ठीक है, तो आगे मिलते हैं अगली वीडियो में। Thanks for watching this video. Like, share and subscribe to my YouTube channel Sane Knowledge and give the thumbs up so that I always stay प्रोत्साहित और आगे भी मैं ऐसी वीडियोस लाता रहूँ। तब तक के लिए see ya, have a good day and मिलते हैं अगली वीडियो।